हेलो, आज हम पढ़ेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है क्या करता है, ये वायरस मनुष्य के अंदर रोग फैलाता है। और कौन सा रोग फैलाता है? इन्फ्लुएंजा रोग फैलाता है। अब ये जो इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है मनुष्य के अंदर, उसका एजेंट कौन है, मतलब किसके द्वारा इन्फ्लुएंजा रोग होता है, किसके द्वारा होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा ही इन्फ्लुएंजा रोग होता है। अभी जो इन्फ्लुएंजा रोग है, इसको कॉमन भाषा में बोलें तो अपने को सर्दी जुकाम हो जाती है, वो किसके कारण होती है? इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ही होती है। कॉमन कोल्ड जो होता है वो किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा ही होता है। अब इन्फ्लुएंजा जो वायरस है तो उसके मैनी टाइप्स होते हैं, जैसे A, B, C, and D। और मनुष्य को जो इन्फ्लुएंजा वायरस के जो टाइप है A, B, and C, वो क्या करता है? रोग फैलाता है। इन्फ्लुएंजा वायरस में A, B, and C सबसे कॉमन है, जो ह्यूमंस को संक्रमित करते हैं। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा A and B मौसमी फ्लू के लिए जिम्मेदार है। मौसमी फ्लू जैसे कॉमन कोल्ड बताया ना मैंने आपको अभी, वो किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा A और इन्फ्लुएंजा B वायरस के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा A के विभिन्न उप प्रकार है। इन्फ्लुएंजा A जो वायरस होता है उसके सब टाइप भी होते हैं। सब टाइप में जैसे H1N1 इन्फ्लुएंजा A है, उसके अंदर सब टाइप क्या है, उप प्रकार क्या है? H1N1। H1N1 के द्वारा क्या होता है? स्वाइन फ्लू होता है। स्वाइन फ्लू के अंदर क्या होता है, अब आपको ये देखेंगे अपन। स्वाइन फ्लू मतलब कॉमनली जो फ्लू वायरस के द्वारा होता है। स्वाइन का मतलब ये होता है कि ये जो स्वाइन फ्लू H1N1 के द्वारा होता है, इसके अंदर क्या होता है कि बॉडी के अंदर पेन होता है, दर्द होना, खांसी जुकाम होना, उल्टी दस्त होना, ये सब किसके लक्षण है? स्वाइन फ्लू के लक्षण है। एंड बर्ड फ्लू का मतलब ये जो H1N1 है, ये जो स्वाइन फ्लू होता है एक तो, और दूसरा क्या होगा? बर्ड फ्लू में क्या हो जाएगा? बर्ड फ्लू बर्ड्स में होगा। ये वाला किस में हो जाएगा? बर्ड फ्लू बर्ड्स में होगा। और बर्ड्स में किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा D के द्वारा होता है। ओके, अब बर्ड फ्लू है, ये मनुष्य के अंदर भी हो सकता है। जानवरों में तो होता ही है, बट किस में हो सकता है? मनुष्य में भी हो सकता है। अब बर्ड फ्लू में कॉमनली किस में होता है? ये हैन में होता है। किस में होता है मुख्यतः बर्ड फ्लू मुख्यतः किस में होता है? हैन में, मुर्गी में होता है। मुर्गी के मुर्गी पालन जो लोग करते हैं उनके पास क्या रहते हैं? मनुष्य रहता है। मुर्गी पालक जो होता है उसको भी बर्ड फ्लू हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो मुर्गियों के पास में रहता है। क्योंकि मुर्गियों के अंदर अगर बर्ड फ्लू हो रखा तो उस व्यक्ति के अंदर भी बर्ड फ्लू होने के चांसेज होते हैं। ओके, नेक्स्ट है इन्फ्लुएंजा D मुख्यतः जानवरों को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा D जो है वो मोस्टली जानवरों को ही प्रभावित करता है, मनुष्य को नहीं करता। नेक्स्ट अब अपन देख लेंगे इन्फ्लुएंजा वायरस की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। अब इन्फ्लुएंजा वायरस की स्ट्रक्चर इस टाइप से होती है। ओके, अब सबसे अंदर देखिए अपन, ये जो लेयर है इसको क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या नाम है इस लेयर का? न्यूक्लियो प्रोटीन। ये दिख रखा है यहाँ पे न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो का मतलब यहाँ पे ये है क्योंकि आरएनए जो है, इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है इन्फ्लुएंजा वायरस में? आरएनए के चारों तरफ पाया जाने वाला प्रोटीन का आवरण क्या कहलाएगा? न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ पाया जाने वाला, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ होता है। वैसे ही इसका जो आनुवंशिक पदार्थ है इन्फ्लुएंजा वायरस का, उसके चारों तरफ पाए जाने वाले प्रोटीन के आवरण को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो प्रोटीन। ये जो इस टाइप से जो लेयर बनी हुई इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियो प्रोटीन। इस न्यूक्लियो प्रोटीन के अंदर क्या है? आरएनए प्रेजेंट है। ओके, और इसके अंदर आरएनए के, इन्फ्लुएंजा वायरस में आरएनए के 8 खंड होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और इन 8 के चारों तरफ बाहर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियो प्रोटीन का आवरण होता है। दूसरा ये है, ये जो आनुवंशिक पदार्थ है आरएनए, इसके साथ में कौन अटैच होता है? PB1 प्रोटीन, PB2 प्रोटीन, PB3 प्रोटीन। ये देखो जो यहाँ पे ब्राउन कलर में है, ये है PB1 प्रोटीन, नेक्स्ट PB2 प्रोटीन, और ये थर्ड है PA प्रोटीन। ये तीनों प्रोटीन किसके साथ जुड़ी होती हैं? आरएनए के साथ या आनुवंशिक पदार्थ के द्वारा जुड़ी रहती हैं। और ये क्या काम करती हैं? जो आरएनए होता है उसको रेप्लिकेशन में हेल्प करती हैं। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? किस में हेल्प करेंगी ये तीनों प्रोटीन? 1 2 और 3 आरएनए रेप्लिकेशन में। आरएनए क्योंकि इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या? आरएनए, तो आरएनए का क्या हो जाएगा? रेप्लिकेशन।
रेप्लिकेशन को बोलते हैं प्रतिकृति। किस में हेल्प करती हैं? आरएनए से आरएनए के निर्माण को, क्योंकि ये जो वायरस है ये आरएनए से आरएनए बनाएगा तो इसकी संख्या बढ़ेगी इस वायरस की, और ये दूसरी सेल को भी क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा आ जाएगा अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन में भी हेल्प करता है। किस में हेल्प करती है प्रोटीन? ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन। अनुलेखन में भी ये प्रोटीन क्या करती है? हेल्प करती है। अनुलेखन किसे बोलते हैं? आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाएगा? अनुलेखन कहलाएगा। अब नेक्स्ट ये प्रोटीन हो, इसके बाद में एक ये प्रोटीन का आवरण पाया जा रहा है, एक ये आवरण पाया जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? M1 मैट्रिक्स प्रोटीन। इसको क्या बोलेंगे? M1 मैट्रिक्स प्रोटीन। ये क्या काम करेगी? ये जो वायरस है इसके आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, खंड हैं जो, उनको आणविक आधार प्रदान करेगी। क्या प्रदान करेगी? उसको यांत्रिक आधार प्रदान करेगी या फिर आणविक आधार प्रदान करेगी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रोटीन का एक आवरण और प्रेजेंट है, ब्लैक कलर का। ये जो है ये वाला पार्ट, ये क्या है? लिपिड बाइलेयर। किसका बना हुआ है ये प्रोटीन का आवरण? लिपिड का बना हुआ है ये वाला बाह्य आवरण। इसको क्या बोलते हैं? लिपिड बाइलेयर। लिपिड की कितने लेयर हैं? दो, एक तो ये वाली लेयर और दूसरी ये वाली लेयर। ये लिपिड्स की बनी हुई है और इसकी कितनी लेयर है? 2 लेयर है। ओके, ये प्रोटीन की नहीं बनी हुई है, मैंने गलती से बोल दिया है प्रोटीन की। ये मैट्रिक्स प्रोटीन का बना हुआ होता है और ये जो आरएनए इसके बाहर जो न्यूक्लियो प्रोटीन होती है ये प्रोटीन की बनी हुई होती है। इसके बाद में ये यहाँ पे पिंक कलर की जो संरचना बनी हुई है इनको क्या बोलते हैं? HA बोलते हैं। ओके, और दूसरी को ये जो ब्राउन कलर की इसको क्या बोलेंगे? Na। HA की फुल फॉर्म क्या होगी? हीमेग्लूटिनिन। क्या होगी? हीमेग्लूटिनिन। और इसकी न्यूरोमिनेडेज। ये जो हीमेग्लूटिनिन है ये क्या काम करती है? इस वायरस को होस्ट सेल से अटैच करने का कार्य करती है। होस्ट मतलब पोषी कोशिका। पोषी कोशिका का मतलब ये है, जैसे ये वायरस मेरे अंदर कोल्ड करेगा तो ये वायरस मेरी कोशिका के अंदर जाएगा, तो अंदर जाने पर ये मेरी सेल को इफेक्ट कब करेगा? जब ये मेरी सेल से अटैच होगा। और मेरी सेल से किसके द्वारा अटैच होगा? ये HA के द्वारा। HA मतलब हीमेग्लूटिनिन के द्वारा अटैच हो जाएगा। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ये हीमेग्लूटिनिन क्या है? एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो मेरी सेल के रिसेप्टर्स के द्वारा अटैच हो जाएगी और रिसेप्टर से अटैच होने के बाद में ये मेरी सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगा और क्या करेगा? रोग फैलाएगा। ओके, और ये जो है न्यूरोमिनेडेज, ये क्या करता है? Na ये इस होस्ट सेल से इस वायरस को हटाने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट है M2 आयन चैनल। ये आयन चैनल भी क्या करते हैं? होस्ट सेल से वायरस को हटाने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है सेगमेंटेड स्ट्रैंड RNA नेगेटिव। सेगमेंट मतलब खंडों युक्त, खंड है, छोटे छोटे खंड है इसके। और कैसे हैं ये? नेगेटिव स्ट्रैंड RNA। ये RNA कैसा है? नेगेटिव स्ट्रैंड RNA होता है। तो यहाँ पे अपन ने RNA की इन्फ्लुएंजा वायरस की स्ट्रक्चर देख ली, और इसके अंदर जो RNA होता है वो किसके रूप में पाया जाता है? खंडों के रूप में बटा हुआ रहता है। और इसके कितने खंड होते हैं आनुवांशिक पदार्थ के RNA के? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस है इसके मैनी टाइप्स होते हैं। कुछ टाइप जो होते हैं जैसे A एंड B वो तो करते हैं मौसमी फ्लू। जैसे सर्दियाँ आने पे क्या होता है? अपनी बॉडी में कोल्ड हो जाता है ना, और एक बार मौसम चेंज होता है उस टाइम पे भी फ्लू हो जाता है अपनी बॉडी में, तो वो किसके कारण होता है? इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस के मैंने टाइप्स हैं, ये अपन ने देख लिया। A और B मनुष्य को संक्रमित करते हैं, और जो C जो है वो भी मनुष्य को प्रभावित करता है। और इसके अंदर बर्ड फ्लू भी होता है। बर्ड फ्लू जो बर्ड्स के अंदर होगा, जो किसके अंदर होगा? बर्ड्स में, और मोस्टली किस में होता है? मुर्गी में होता है। अब मुर्गी पालन जो लोग करते हैं उन लोगों में भी बर्ड फ्लू होने के चांस रहते हैं। बर्ड फ्लू ओनली बर्ड्स को ही नहीं, कुछ मनुष्य को भी इफेक्ट कर देते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाते थे, उनको भी संक्रमित कर देते हैं। इसके लिए डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए।
अब अपन ने जो स्ट्रक्चर देखी है आरएनए इन्फ्लुएंजा वायरस की, तो इसमें सबसे अंदर की तरफ जो कोर पाया जाता है उसके बारे में देखेंगे। यह वायरस का सबसे आंतरिक हिस्सा है जिसमें वायरल आरएनए जीनोम होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, आरएनए जीनोम। जीनोम मतलब जो ये इन्फ्लुएंजा वायरस है इसके आनुवंशिक पदार्थ को आरएनए बोलते हैं। वायरल का मतलब ये दूसरे जीवों में जाएगा और उनमें क्या करेगा, इन्फेक्शन करेगा, जो 8 खंड अलग अलग खंडों में विभाजित होता है। 8 खंड अपन ने देख लिया, अलग अलग टाइप के थे। वहाँ पे इस टाइप की जो संरचना थी डायग्राम में, और इसके साथ इस टाइप की जो संरचनाएं, कितने थे ये खंड भाई, 8 थे। और बाहर की तरफ क्या पाई जा रही है, न्यूक्लियो प्रोटीन पाई जा रही थी। इसको क्या बोल रहे थे अपन, न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो क्यों बोलेंगे, न्यूक्लियस के चारों तरफ पाए जाने वाले प्रोटीन को न्यूक्लियो प्रोटीन। अब न्यूक्लियस किसके बाहर होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ, और इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या, आरएनए। तो आरएनए के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को न्यूक्लियो प्रोटीन बोलेंगे, जो 8 अलग अलग खंडों में विभाजित होती है। नेक्स्ट देखेंगे अपन न्यूक्लियो प्रोटीन एनपी। न्यूक्लियो प्रोटीन को क्या बोल सकते हैं अपन, एनपी वायरल आरएनए को घेरता है। किसको घेर रहा है, आरएनए को तो घेर रही है, जो आरएनए है इस आरएनए को घेरता है, जिससे एक राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन आरएनपी बनता है, जिससे क्या बनेगा, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन बनेगा। 3 मुख्य प्रोटीन पीबी1 पीबी2 पीए, पीबी1 पीबी2 पीए है आरएनए की प्रतिलिपि या प्रतिकृति एंड ट्रांसक्रिप्शन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कहने का मतलब ये है, आरएनए की प्रतिलिपि का मतलब आरएनए से आरएनए बनना, क्योंकि इसका आनुवंशिक पदार्थ क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस का आरएनए, तो आरएनए से आरएनए बनेगा। और ट्रांसक्रिप्शन का मतलब है आरएनए से डीएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो इन आरएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए बनने में कौन हेल्प करेगा, पीबी1 पीबी2 एंड पीए प्रोटीन। अब देखिए आरएनए से आरएनए बना लेगा। अब आरएनए से डीएनए क्यों बनाना है इसको, क्योंकि अपनी सेल के अंदर जा रहा है, तो अपनी सेल में क्या करेगा, अपने बॉडी सेल के अंदर क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, और डीएनए के साथ ये अटैच हो जाएगा। तो कौन सी वो, आरएनए तो अटैच नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, डीएनए। और डीएनए जब अटैच हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अपनी कॉपी बनाएगा, क्योंकि अपना डीएनए क्या करता है, अपने डीएनए को क्या करवाएगा, रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन से क्या बनेगा, डीएनए बहुत सारे, और डीएनए से क्या बनवा लेगा फिर ये आरएनए। आरएनए बना के अपनी संख्या को बढ़ा लेगा और अपनी बॉडी में क्या करेगा, रोग उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे अब कैप्सिड के बारे में। नेक्स्ट किसके बारे में देखेंगे, कैप्सिड के बारे में। यह कोर के चारों तरफ एक परत होती है। कोर का मतलब जो है, जो अपन ने देखा न्यूक्लियो प्रोटीन जो आवरण है, जो आरएनए के चारों तरफ पाया जाता है, उसके बाहर क्या पाया जाता है, कैप्सिड पाया जाता है। यह कोर के चारों तरफ एक परत है जिसे मैट्रिक्स प्रोटीन द्वारा बनाया जाता है। किससे बना होता है ये, M1, M मतलब मैट्रिक्स, ओके। यह कोर और लिफाफे के बीच एक परत का काम करता है और वायरस कण को मजबूती देता है। वायरस को क्या कर देता है, ये सहारा प्रदान करता है, यांत्रिक सहारा देता है, या वायरस कण को मजबूती देता है। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन एनवलप के बारे में। यह सबसे बाहरी परत है जो मेजबान कोशिका से प्राप्त एक लिपिड की द्विपरत होती है। किसकी, लिपिड की ये क्या है, द्विपरत है। द्विपरत का मतलब बाइलेयर है, होती है। इस प्रकार 2 प्रमुख प्रोटीन स्पाइक्स के रूप में होती है। अब ये जो बाहरी एनवलप जो है ये डबल मेम्ब्रेन युक्त होता है, ओके। और इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, स्पाइक्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, इसके ऊपर स्पाइक्स लगे हुए होते हैं। इस टाइप से स्पाइक्स लगे हुए हैं, ओके। एक दूसरा स्पाइक्स लगा हुआ है ऐसे, ओके। अब ये जो पिंक कलर का स्पाइक्स है, ये क्या करेगा, इस रिसेप्टर को, इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ होता है। क्या ये स्पाइक्स, ये जब होस्ट कोशिका, होस्ट मतलब पोषी, जिससे ये वायरस पोषण प्राप्त करेगा, जिसके अंदर रोग फैलाएगा, उस कोशिका के रिसेप्टर प्रेजेंट होते, उससे जुड़ने के लिए इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइक्स प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पाइक्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं। और कौन सी प्रोटीन के, हीमेग्लूटिनिन प्रोटीन के, कौन सी प्रोटीन के, हीमेग्लूटिनिन प्रोटीन के बने होते हैं। और ये क्या करेंगे, होस्ट कोशिका से चिपकने में हेल्प करेंगे। हीमेग्लूटिनिन यह मेजबान कोशिका से जुड़ने में मदद करती है। और ये दूसरा जो है यहाँ पे न्यूरोमिनिडेज, ये क्या करेगा, इस होस्ट कोशिका से अलग होने में हेल्प करेगा। दूसरा होता है ये जो लिपिड की जो बाइलेयर है, इसके ऊपर न्यूरोमिनिडेज जो प्रेजेंट है, यह नई कोशिका से वायरस को अलग करने का कार्य करती है। क्या करेगा, जो नई कोशिका उससे वायरस को अलग करेगा, ओके।
तो यहाँ पे ये अपन ने क्या देख ली, इसकी संरचना के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट है M2 आयन चैनल भी लिफाफे में मौजूद होता है, जो सेल में प्रवेश के बाद वायरस को अलग करने में हेल्प करता है। जो M2 आयन है वो भी क्या करेगा, जो लिफाफे में मौजूद सेल है उसके अंदर वायरस प्रवेश कर जाएगा और फिर उसको प्रवेश करने के बाद में वायरस को अलग करने में हेल्प कौन करता है, M2 आयन चैनल करता है। अब इसके अपन सिम्टम्स देखेंगे तो सिम्टम्स क्या होते हैं, बुखार, ठंड लगना, खांसी, गले में खराश, बहती या भरी हुई नाक, शरीर व मांसपेशियों में दर्द, सिर दर्द। कॉमन कोल्ड होता है अपने को, जुकाम लगती है, तब ये सारी चीज़ें होती है। और जुकाम किसके कारण होती है, इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होती है। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन पैथोजेनेसिस, रोग जनकता, रोग कैसे फैलाता है ये अपनी बॉडी में। संक्रमण और प्रवेश, संक्रमण का मतलब है ये जो वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस, ये अपनी बॉडी में कैसे जाएगा। इन्फ्लुएंजा वायरस खांसने, छींकने या बात करने से हवा में निकली बूंदों के माध्यम से फैलता है। जैसे किसी दूसरे व्यक्ति को जुकाम हो रखा है, अपन उसके साथ में रहेंगे, उसने छींकने से उसके नाक से क्या निकलेंगी, बूंदें निकलेंगी और पानी की कुछ बूंदें निकलेंगी। तो वो पानी की जो बूंदें, लिपिड की जो बूंदें हैं उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस प्रेजेंट होता है, जो हवा में प्रेजेंट हो जाएगा और अपन जैसे श्वास लेंगे तो अपनी बॉडी में चला जाएगा। तो ये इस टाइप से तो क्या करता है, ये इन्फ्लुएंजा वायरस बॉडी में प्रवेश करता है। नेक्स्ट, श्वसन मार्ग को प्रभावित करना। जो कॉमन कोल्ड होती है वो किसको इफेक्ट करती है, अपने श्वसन मार्ग को इफेक्ट करती है। एक बार शरीर में प्रवेश करने के बाद वायरस श्वसन उपकला कोशिकाओं को संक्रमित करता है। जो श्वसन की जो कोशिकाएं हैं उनको क्या बोलते हैं, उपकला कोशिकाएं। ओके, उनको संक्रमित करेगा और श्वसन मार्ग की परत, ये सेल श्वसन मार्ग की परत बनाती है। ये मान लीजिए इस टाइप से ये नली है अपनी श्वास नली, ठीक है। इसमें सबसे बाहर की तरफ कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं श्वास नली में, एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल को हिंदी में बोलते हैं उपकला कोशिका। एपिथेलियल कोशिका के नीचे वो प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू। कौन प्रेजेंट होता है सबसे बाहर, तो एपिथेलियल सेल। ओके, एपिथेलियल सेल मतलब उपकला कोशिका। दूसरा होता है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या उत्तक या कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। इसके बाद इस कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं ब्लड सेल्स। कौन प्रेजेंट होती हैं, ब्लड सेल, रक्तवाहिनी। ओके, ब्लड। नेक्स्ट इसमें कौन प्रेजेंट होता है भाई, इसके नीचे मस्क्यूलर टिश्यू। कौन सा टिश्यू, मस्क्यूलर टिश्यू। ओके, ब्लड जैसे आपकी धमनी, आर्टरी, वो इनमें फैली होती है, ब्लड कैपिलरीज। ओके, नेक्स्ट मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू मतलब मांसपेशीय संरचना। ओके, और जो कनेक्टिव टिश्यू है इसी के अंदर तंत्रिका कोशिका भी फैली हुई पाई जाती है। अब ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं इनको कौन इफेक्ट करता है, ये वायरस उपकला कोशिकाओं को संक्रमित करता है। ये सेल श्वसन मार्ग की परत बनाती है। जो बाहर की जो परत है ये कौन बनाती है, उपकला कोशिकाएं। नेक्स्ट है प्रतिकृति एंड प्रसार। प्रतिकृति एंड प्रसार का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये जो रेप्लिकेशन हो रहा है ये किसके, अब देखेंगे अपन प्रतिकृति एंड प्रसार। प्रतिकृति का मतलब ये जो वायरस है ये सेल में जाने के बाद में अपनी संख्या को कैसे बढ़ाता है, मतलब आरएनए से आरएनए का निर्माण कैसे करता है, एंड स्प्रेड और कैसे दूसरी अंगों में फैलता है। इन्फ्लुएंजा वायरस अपनी प्रतिकृति बनाने के लिए इन सेल्स का उपयोग करता है। कौन सी सेल्स का, एपिथेलियल सेल्स का। यह प्रक्रिया फेफड़ों में सूजन और क्षति का कारण बनती है। फेफड़ों में चला जाएगा और फेफड़ों में क्या हो जाएगी, सूजन उत्पन्न हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे अपन प्रतिकार एंड जटिलताएं।
प्रतिकार एंड जटिलताएं में देखेंगे, प्रतिरक्षा प्रणाली इस संक्रमण से लड़ने की कोशिश करती है। अपना जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या करेगी, ये जो वायरस है इन्फ्लुएंजा वायरस, उससे लड़ने का कार्य करती है, जिससे बुखार, थकान और शरीर में दर्द जैसे लक्षण होते हैं। बुखार आती है क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर, बुखार क्यों आती है अपने को, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने पर जो वायरस वो क्या हो सकता है, निष्क्रिय हो सकता है, नष्ट हो सकता है, इसीलिए बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है, बुखार आती है, थकान होगी, शरीर में दर्द होगा, जैसे लक्षण पैदा होते हैं। यह संक्रमण जीवाणु संक्रमण का कारण भी बन सकता है। ये जो इन्फ्लुएंजा वायरस संक्रमण करता है इस टाइम पे जीवाणु भी, क्यों, क्योंकि बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो कम हो जाएगी, प्रतिरक्षा को इफेक्ट करेगा, इम्यूनिटी कम हो जाएगी, तो जीवाणु भी क्या करेगा, बॉडी के अंदर इंटर कर जाएगा और क्या करेगा, न्यूमोनिया रोग फैलाएगा। न्यूमोनिया रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है। कुछ मामलों में विशेष रूप से कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोगों में, जैसे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिला, इन्फ्लुएंजा जैसे गंभीर बीमारी हो सकती है, जिनमें न्यूमोनिया, तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम और मृत्यु शामिल। जैसे न्यूमोनिया हो जाएगा, बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, उसके फेफड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, ओके। और जिससे न्यूमोनिया अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उस बच्चे की या उस प्रेग्नेंट लेडी या बुजुर्ग उसकी डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है प्रिवेंटेशन एंड ट्रीटमेंट। प्रिवेंटेशन मतलब बचाव, ट्रीटमेंट मतलब उपचार, कि अपन इस इन्फ्लुएंजा वायरस से कैसे बचाव कर सकते हैं और कैसे अपन उपचार कर सकते हैं। तो देखेंगे इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि इसमें क्या कर सकते हैं, टीकाकरण कर सकते हैं। टीकाकरण 6 महीने व इससे अधिक उम्र के सभी लोगों को हर साल फ्लू का टीका लगवाना चाहिए। जो 6 महीने व इससे अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको हर साल क्या करवाना चाहिए, टीका लगवाना चाहिए फ्लू का। हाथों की स्वच्छता, हाथों को क्या करना चाहिए, साबुन और पानी से कम 20 सेकेंड तक धोना चाहिए। देखिए टीवी में एक ऐड भी आता है था कि जर्म्स को दूर करने के लिए सोप का यूज करना चाहिए और लगभग काफ़ी टाइम तक हाथों को धोना चाहिए। नेक्स्ट है, उसमें ये बोलते थे, बंटी क्यों तेरा साबुन स्लो है क्या, वो बच्चा ऐसे बोलता था। तो इस टाइप से क्या हो रखा है इसमें कि हाथों की स्वच्छता रखेंगे तो इन्फ्लुएंजा वायरस है जो बॉडी को संक्रमित करने से रोका जा सकता है। इन्फ्लुएंजा वायरस से खांसते और छींकते समय मुंह को टिश्यू पेपर से ढकना चाहिए। बीमार लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। डॉक्टर की सलाह पर एंटीवायरल दवाएं लेनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ये अपना टॉपिक ख़त्म हो गया। अब अपन को इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में पता चल गया, कैसे रोग फैलाता है, क्या इसकी स्ट्रक्चर है, कैसे ये अपनी संख्या को बढ़ाता है। थैंक यू।